स्वागत है आप सभी का। नमस्कार। आप देख रहे हैं आज की खबर। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया और आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। देश में कोविड के दैनिक मामलों में 10% से ज्यादा का इजाफा। कोविड-19 के 37,379 नए मामले। फ्रांस में मिला कोरोना का एक और वेरिएंट IHU ओमिक्रॉन से भी ज्यादा संक्रामक। देश में अब तक ओमिक्रॉन के 1,892 मामले, 147 करोड़ 60 लाख से ज्यादा कोविड टीकाकरण, 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग के 81 लाख से ज्यादा किशोरों को लगाए गए कोविड टीके। प्रधानमंत्री का पूर्वोत्तर को तोहफा। अगरतला में महाराजा वीर विक्रम हवाई अड्डे के एकीकृत टर्मिनल भवन का किया उद्घाटन। मणिपुर के लिए 22 विकास परियोजनाओं की सौगात। पूर्वोत्तर के लिए एक्ट ईस्ट का संकल्प। नीट एडमिशन में EWS आरक्षण मामला। नीट PG दाखिले में EWS आरक्षण मामले संबंधी याचिका पर सुनवाई बुधवार को। केंद्र सरकार की जल्द सुनवाई की अपील के बाद सुप्रीम कोर्ट का निर्णय। और जम्मू कश्मीर में ताजा बर्फबारी और कम विजिबिलिटी के कारण अब तक 16 उड़ानें रद्द। हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में भारी हिमपात। मौसम विभाग का हिमाचल में बर्फबारी को लेकर येलो अलर्ट। और आइए अब खबरों पर नजर विस्तार से। देश में कोरोना वायरस के दैनिक मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है। कोविड-19 केसों में 10% से ज्यादा का उछाल देखने को मिल रहा है। पिछले 24 घंटे में 37,379 नए कोविड-19 के मामले दर्ज किए गए। इसके साथ ही कुल संक्रमितों की संख्या 3.5 करोड़ के करीब पहुंच गई। वहीं एक्टिव मामलों की संख्या 1,71,000 से ज्यादा है। कोरोना से ठीक होने वालों की अगर हम बात करें तो पिछले 24 घंटे में 11,000 से ज्यादा मरीज कोरोना से ठीक हुए हैं। उपचाराधीन मामले संक्रमण के कुल मामलों का 0.49% है, जबकि कोविड-19 से स्वस्थ होने की राष्ट्रीय दर 98.13% है। संक्रमण की दैनिक दर 3.24% और साप्ताहिक दर 2.05% दर्ज की गई। देश में अब तक कुल 3 करोड़ 43 लाख से ज्यादा लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं और कोविड-19 से मृत्यु की दर 1.38% है। आंकड़ों की अगर हम बात करें तो 29 दिसंबर से 4 जनवरी तक कुल 16,570 नए मामले दर्ज किए गए। वहीं 22 दिसंबर से 28 दिसंबर तक ये आंकड़ा 47,527 था। वहीं 1 जनवरी से को 22,000 से ज्यादा, जबकि 2 जनवरी को 17,553 और 3 जनवरी को 33,750 नए मामले दर्ज किए गए थे। पंजाब के पटियाला में मेडिकल कॉलेज में 100 से ज्यादा छात्र कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके बाद से हॉस्टल खाली करा लिया गया है। हॉस्टल में 1,000 के करीब स्टूडेंट्स रहते हैं। वहीं कुछ ऐसी ही हालत यूनिवर्सिटी में भी नजर आ रही है। देश के 23 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कोरोना वायरस के नए स्वरूप ओमिक्रॉन के अब तक 1,892 मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें से 766 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक नए स्वरूप के महाराष्ट्र में सबसे अधिक 568 मामले सामने आए और इसके बाद दिल्ली में 382, केरल में 185, राजस्थान में 174, गुजरात में 152 और तमिलनाडु में 121 मामले सामने आ चुके हैं। कोविड के बढ़ते मामलों के बीच देश में कोविड टीकाकरण अभियान भी तेजी से जारी है। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के तहत देश में 147 करोड़ 60 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक कल 99,27,000 से अधिक टीके लगाए गए। वहीं अब तक
15 से 18 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को 81 लाख से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। 18 साल के बच्चों में कोविड टीकाकरण को लेकर बच्चों और उनके माता पिता में उत्साह देखने को मिल रहा है। टीकाकरण के पहले दिन ही कल 42 लाख बच्चों को टीके लगे। अगले 3 हफ्ते में सारे बच्चे इस उम्र को उनको टीका लगाया जा सकेगा। इसके अलावा करीब 55 लाख बच्चों ने अपना रजिस्ट्रेशन भी कराया है। और इसी बीच टीकाकरण संबंधी राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समूह के कोविड-19 कार्य समूह के अध्यक्ष डॉक्टर एन.के. अरोड़ा ने कहा है कि देश में बड़े शहरों में कोरोना वायरस के दैनिक मामलों में ओमिक्रॉन स्वरूप के मामले 50% से भी अधिक है और पिछले एक सप्ताह में मामलों में तेज बढ़ोतरी वैश्विक महामारी की तीसरी लहर की ओर इशारा करती है। जैसा कि कई देशों में यह देखा जा रहा है, बड़े शहरों और आसपास के इलाकों में दैनिक मामलों में वायरस के नए स्वरूप के मामले 50% से भी अधिक है। हालांकि उन्होंने जोर देकर कहा है कि लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। देश में 90% से अधिक वयस्कों को कोविड-19 रोधी कम से कम एक टीका लग चुका है और 65% लोगों को पूर्ण टीकाकरण उनका हो चुका है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कोविड संक्रमितों की बढ़ती संख्या को देखते हुए सरकारी कर्मचारियों के लिए बायोमेट्रिक उपस्थिति तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का ऐलान किया है। यह फैसला कर्मचारियों की सुरक्षा और स्वास्थ्य के हित में लिया गया। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने विभाग प्रमुखों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि कर्मचारी हर समय मास्क पहने और कोविड नियमों का पालन करें। अवर सचिव स्तर से नीचे की सरकारी कर्मचारियों की उपस्थिति वास्तविक संख्या की 50% तक सीमित कर दी गई है। 50% कर्मचारी घर से काम करेंगे। दिव्यांगों और गर्भवती महिला कर्मचारियों को कार्यालय आने से छूट दी गई है, लेकिन वे घर से काम करेंगे। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने यह कहा है कि अधिक संक्रमण वाले क्षेत्रों में रहने वाले सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को तब तक कार्यालय आने से छूट दी जाए जब तक कि कंटेनमेंट जोन को डी नोटिफाई नहीं किया जाता। और इधर 2000 लोगों को ला रही क्रूज शिप में 66 लोगों के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद क्रूज को गोवा पोर्ट से मुंबई लौटा दिया गया। कोरोना पॉजिटिव कई लोगों ने क्रूज से उतरकर गोवा के मेडिकल फैसिलिटी में क्वारंटाइन होने से मना कर दिया था, जिसके बाद से क्रूज को वापस मुंबई भेजा गया। नए साल की पार्टी के लिए क्रूज मुंबई से गोवा पहुंचा था। दिल्ली में नाइट कर्फ्यू के बाद अब वीकेंड कर्फ्यू लगा दिया गया है। डीडीएमए की बैठक के बाद दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने शनिवार और रविवार को वीकेंड कर्फ्यू लगाने की घोषणा की। सभी सरकारी दफ्तरों में जरूरी सेवाओं को छोड़कर बाकी कर्मचारियों को ऑनलाइन या वर्क फ्रॉम कराया जाएगा। प्राइवेट दफ्तर भी 50% की क्षमता के साथ काम करेंगे। दिल्ली में बसें और मेट्रो पूरी क्षमता के साथ चलेंगी, लेकिन बसों और मेट्रो में बिना मास्क के लोगों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। इधर झारखंड सरकार ने राज्य में बढ़ते कोविड संक्रमण को देखते हुए आज से कई पाबंदियां लगाई हैं। आज से सभी स्कूल, कॉलेज और शैक्षणिक संस्थानों को बंद कर दिया गया है। वहीं जिम, स्टेडियम, सलून, चिड़ियाघर, पार्क और सार्वजनिक स्थलों को इस महीने की 15 तारीख तक बंद करने की घोषणा की गई है। 50% कर्मचारियों के साथ केवल प्रशासनिक गतिविधियों की अनुमति है। सरकारी और निजी कार्यालयों को भी 50% क्षमता के साथ काम करने और वर्क फ्रॉम होम को बढ़ावा देने के लिए कहा गया है। पंजाब सरकार ने भी रात्रिकालीन कर्फ्यू लगाने, शैक्षणिक संस्थानों को बंद करने और सिनेमाघरों को 50% क्षमता के साथ संचालित करने का फैसला किया है। शहरों और कस्बों में रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक गैर जरूरी गतिविधियों के लिए आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी। फ्रांस में वैज्ञानिकों को कोरोना वायरस का एक नया वेरिएंट मिला है, जो कि ओमिक्रॉन से भी ज्यादा संक्रामक है। ये वेरिएंट ज्यादा म्यूटेट है और इसका नाम IHU है। शोधकर्ताओं ने कहा है कि इस वेरिएंट में 46 म्यूटेशन हैं, जो कि ओमिक्रॉन से भी ज्यादा हैं।
विशेषज्ञों ने कहा है कि IHU वेरिएंट वैक्सीन और संक्रमण को लेकर ज्यादा प्रतिरोधी है। यह नया वेरिएंट ऐसे समय पर मिला है जब दुनिया के ज्यादातर देश में ओमिक्रॉन वेरिएंट फैला हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने त्रिपुरा के अगरतला में महाराजा बीर विक्रम हवाई अड्डे के नए एकीकृत टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। लगभग 450 करोड़ की लागत से तैयार एयरपोर्ट टर्मिनल 30,000 वर्ग मीटर में फैला हुआ है। उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले जो यहां सरकारें थीं, उसमें त्रिपुरा के विकास का न विजन था, न ही उनकी नीयत थी। गरीबी और पिछड़ेपन को त्रिपुरा के भाग्य के साथ चिपका दिया गया था। न विजन था और न ही उसकी नीयत थी। गरीबी और पिछड़ेपन को त्रिपुरा के भाग्य के साथ चिपका दिया गया था। इस स्थिति को बदलने के लिए ही मैंने त्रिपुरा के लोगों को हीरा का आश्वासन दिया था। हीरा, HIRA। H से हाईवे, I से इंटरनेट वे, R से रेलवेज और A से एयरवेज। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने नई शिक्षा नीति का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि त्रिपुरा के विद्यार्थियों को अब मिशन 100 विद्या ज्योति अभियान से भी मदद मिलने वाली है। इससे राज्य के छात्रों को स्थानीय भाषा में पढ़ाई करने में आसानी होगी। भारत को आधुनिक बनाने वाले दूरदृष्टा नौजवान मिले, इसके लिए देश में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की जा रही है। इसमें स्थानीय भाषा में पढ़ाई पर भी उतना ही जोर दिया जा गया है। त्रिपुरा के विद्यार्थियों को अब मिशन 100 विद्या ज्योति अभियान से भी मदद मिलने वाली है। प्रधानमंत्री ने यहां पर मुख्यमंत्री त्रिपुरा ग्राम समृद्धि योजना और विद्या ज्योति स्कूल परियोजना मिशन का शुभारंभ किया। उद्घाटन से पहले प्रधानमंत्री ने पूरे इंटीग्रेटेड टर्मिनल भवन का निरीक्षण किया। और इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मणिपुर की राजधानी इंफाल में 4,800 करोड़ रुपए से ज्यादा की 22 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस मौके पर जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि पूर्वोत्तर को लेकर पहले की सरकारों की डॉट लुक ईस्ट पॉलिसी थी, लेकिन हमने पूर्वोत्तर के लिए एक्ट ईस्ट का संकल्प लिया है। पूर्वोत्तर अब भारत के विकास का गेटवे बन रहा है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग सत्ता पाने के लिए मणिपुर को फिर से अस्थिर करना चाहते हैं, लेकिन मणिपुर के लोग इन्हें पहचान चुके हैं। हमें याद रखना है कि कैसे हमारे मणिपुर को पिछली सरकारों ने ब्लॉकेड स्टेट बनाकर रख दिया था। पहले की सरकारों द्वारा हिल और वैली के बीच राजनीतिक फायदे के लिए खाई खोदने का काम किया गया। हमें याद रखना है कि लोगों के बीच दूरियां बढ़ाने कैसे कैसे षड्यंत्र किए जाते थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि ईश्वर ने इस क्षेत्र को इतने प्राकृतिक संसाधन दिए हैं, पूर्वोत्तर की इन संभावनाओं पर अब काम हो रहा है। उन्होंने कहा कि मणिपुर देश के लिए एक से एक नायाब रत्न देने वाला राज्य रहा है। यहाँ के युवाओं और विशेषकर मणिपुर की बेटियों ने पूरी दुनिया में देश का सिर ऊंचा किया है। मणिपुर देश के लिए एक से एक नायाब रत्न देने वाला राज्य रहा है।
यहां के युवाओं ने और विशेषकर मणिपुर की बेटियों ने पूरी दुनिया में भारत का झंडा उठाया है, गर्व से देश का सर ऊंचा किया है। प्रधानमंत्री ने मणिपुर में 1,850 करोड़ रुपए लागत वाली 13 परियोजनाओं का उद्घाटन किया और लगभग 2,950 करोड़ रुपए लागत वाली 9 परियोजनाओं की आधारशिला रखी। क्षेत्र में बेहतर संपर्क सुविधा बहाल करने के लिए प्रधानमंत्री ने 5 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के निर्माण की आधारशिला रखी। प्रधानमंत्री ने इम्फाल से सिलचर के लिए साल भर निर्बाध संपर्क बढ़ाने के लिए बराक नदी पर बने स्टील ब्रिज का उद्घाटन किया। उन्होंने 2,387 मोबाइल टावर का लोकार्पण किया। उन्होंने इम्फाल में पीपीपी आधार पर बनने वाले अत्याधुनिक कैंसर अस्पताल की आधारशिला रखी। राज्य में हथकरघा उद्योग को मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री ने मेगा हैंडलूम क्लस्टर और क्राफ्ट एंड हैंडलूम विलेज परियोजनाओं समेत कई दूसरी महत्वाकांक्षी परियोजनाओं की आधारशिला रखी। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने आज वर्धा स्थित महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के रजत जयंती समारोह को ऑनलाइन संबोधित किया। इस मौके पर उपराष्ट्रपति ने कहा कि हमारी भाषाई विविधता हमारी शक्ति है। हमारी भाषाएं हमारी सांस्कृतिक एकता को अभिव्यक्त करती हैं। उन्होंने कहा कि भाषाई एकता को मजबूत करने के लिए भारतीय भाषाओं में संवाद बढ़ना चाहिए। इस काम में विश्वविद्यालयों के भाषा विभागों की अहम भूमिका होगी। उपराष्ट्रपति ने कहा कि विदेशों में फैले प्रवासी भारतीय समुदाय और विश्व के दूसरे हिंदी भाषी देशों को भारत से जोड़े रखने में हमारी भारतीय भाषाओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के रजत जयंती समारोह के अवसर पर उपराष्ट्रपति ने अटल बिहारी वाजपेयी भवन और अमर क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद छात्रावास का लोकार्पण किया। उन्होंने विश्वविद्यालय के रजत जयंती स्मृति चिन्ह का भी अनावरण किया। और इसी के साथ यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो नजर डालेंगे राज्यों की अहम खबरों पर। Watch Perspective on Sunset TV at 9:30 p.m. Bills passed by Parliament. Those in favor please say aye. Those against please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The bill is passed. जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में। Laws that govern the country. How will they affect us? Let our top experts tell you all about their impact and implications in Bills and Insight, only on Sunset TV. वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज की खबर, नजर राज्यों से जुड़ी खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल पंजाब के फिरोजपुर में 42,750 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। इन परियोजनाओं में दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे, फिरोजपुर में पीजीआई सैटेलाइट सेंटर और कपूरथला और होशियारपुर में 2 नए मेडिकल कॉलेज शामिल हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा तेलंगाना बीजेपी प्रमुख बी संजय कुमार की गिरफ्तारी का विरोध करने हैदराबाद पहुंचे। जेपी नड्डा यहां बीजेपी के कैंडल मार्च में शामिल हुए।
आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने आज केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने राज्य में 6 लेन की एक सड़क सहित कई सड़क परियोजनाओं को मंजूरी देने की मांग की। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी आज उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में बीजेपी की विजय संकल्प यात्रा में शामिल हुए। जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने उत्तराखंड राज्य में चल रही राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं और राज्य में प्रस्तावित सड़क परियोजनाओं की जानकारी दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अलीगढ़ को 7,255 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी। मुख्यमंत्री ने पारेषण केंद्र और 113 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। साथ ही हरदुआगंज थर्मल पावर स्टेशन का निरीक्षण किया। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने आज विशेष पोंगल पैकेज की शुरुआत की। इसके तहत 20 सामान दिए जा रहे हैं। इसका फायदा 2.25 करोड़ राशन कार्ड धारकों और पुनर्वास शिविरों में रहने वाले श्रीलंकाई तमिलों को होगा। उत्तर प्रदेश में आईआईटी कानपुर ने एसजीपीजीआई लखनऊ के साथ मिलकर टेलीमेडिसिन प्लेटफॉर्म डिजिटल हेल्थ एटीएम लॉन्च किया। इसमें मरीज का इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड बना सकते हैं। इस सेवा के जरिए लोग घर बैठे ही डॉक्टर से फेस टू फेस वीडियो कॉल के जरिए बात कर सकते हैं। देश में तीसरी लहर की संभावना के बीच उत्तर प्रदेश के वाराणसी में कोविड कमांड सेंटर एक्टिव हो गया है। पूरे क्षेत्र में निगरानी रखी जा रही है। साथ ही यहां से लोगों को दवाइयां और किट दी जा रही है। पश्चिम बंगाल में कोविड के केस बढ़ने के बाद लगाए गए प्रतिबंधों का असर दिखने लगा है। रेलवे में कोविड नियमों का सख्ती से पालन किया जा रहा है। लोकल ट्रेनें समय के मुताबिक चलाई जा रही है। बिहार में घने कोहरे और सर्द हवाओं ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। सामान्य जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। लोग लाइट जलाकर गाड़ियां चला रहे हैं। यहां अगले 3 दिनों तक शीतलहर की संभावना है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में लश्कर तैयबा के 2 आतंकवादी मारे गए। सुरक्षा बलों ने कुलगाम जिले के ओके गांव की घेराबंदी कर वहां तलाशी अभियान शुरू किया था, जो बाद में मुठभेड़ में बदल गया। मारे गए दोनों आतंकवादी स्थानीय लोग थे और लश्कर से जुड़े थे। वे कई आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त थे। सुप्रीम कोर्ट नीट पीजी दाखिले के संबंध में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण के मामले संबंधी याचिका पर बुधवार को सुनवाई करने पर सहमत हो गया है। केंद्र ने न्यायालय में इस मामले की तत्काल सुनवाई किए जाने का आग्रह किया था। पीठ ने केंद्र की ओर से अदालत में पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के उन अभिवेदनों पर गौर किया कि ये मामला स्नातकोत्तर चिकित्सीय पाठ्यक्रमों में दाखिले से जुड़ा है और छात्रों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। ईडब्ल्यूसी आरक्षण तय करने के मापदंड पर पुनर्विचार केंद्र के फैसले के कारण नीट पीजी की काउंसलिंग स्थगित कर दी गई थी। और इधर पहाड़ों पर एक बार फिर ताजा बर्फबारी हुई है, जिसका असर उत्तर भारत में देखने को मिल रहा है। यहां ठंड में इजाफा हुआ है। जम्मू कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर में साल की पहली बर्फबारी हुई है। बर्फबारी के कारण घाटी में रात के तापमान में बढ़ोतरी जो है वो दर्ज की गई है। बर्फबारी और कम दृश्यता के कारण कश्मीर आने जाने वाली उड़ानें प्रभावित हुई हैं। अब तक 16 उड़ानें रद्द की गई हैं। मौसम में सुधार होने पर विमान सेवाओं के दिन में बहाल होने की संभावना है। वहीं अनंतनाग जिले के पहलगांव में ताजा हिमपात से पूरा इलाका बर्फ की चादर में ढक गया है। कुछ इलाकों में बर्फबारी इतनी ज्यादा हुई है कि गाड़ियां भी बर्फ में धंसी दिखाई दी।
मौसम विज्ञान विभाग ने 8 जनवरी तक मध्यम से भारी हिमपात या बारिश का पूर्वानुमान लगाया है। इस दौरान कुछ स्थानों पर भारी हिमपात की संभावना है। बर्फबारी की वजह से यातायात पर असर पड़ा है। जम्मू कश्मीर को लद्दाख से जोड़ने वाले जोजिला दर्रे को जनवरी महीने में पहली बार वाहनों के आवागमन के लिए खोल दिया गया। 2 जनवरी को 72 वाहनों ने पहली बार जोजिला दर्रा पार किया। सीमा सड़क संगठन ने रविवार को अपने ट्विटर हैंडल पर जोजिला दर्रा पार करने वाले वाहनों का वीडियो पोस्ट किया। जोजिला दर्रा आमतौर पर सर्दियों के महीनों में बंद रहता है। नए साल में हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति, कुल्लू, शिमला, चंबा सहित ऊंचाई वाले कई इलाकों में पहली बर्फबारी हुई। वहीं शिमला के आसपास के इलाकों में बारिश जारी है। भारी बर्फबारी से कई रूटों पर बसों की आवाजाही ठप हो गई है। अटल टनल के पास बर्फबारी के बाद प्रशासन ने सैलानियों को रोक दिया है। और अब खबर खेल से जुड़ी हुई। जोहानिसबर्ग टेस्ट के दूसरे दिन टीम इंडिया अपनी दूसरी पारी खेल रही है। इससे पहले 3 टेस्ट मैच की सीरीज के दूसरे टेस्ट में दक्षिण अफ्रीका ने पहली पारी में 229 रन बनाए और पहली पारी के आधार पर 27 रन की बढ़त हासिल की। टीम इंडिया की तरफ से शार्दुल ठाकुर ने करियर का श्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 61 रन देकर 7 विकेट झटके। टेस्ट मैच के पहले दिन टीम इंडिया पहली पारी में 202 रनों पर सिमट गई थी। और इन तमाम खबरों के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं मनाली में आयोजित शीतकालीन कार्निवाल की तस्वीरों के साथ। दीजिए इजाजत। नमस्कार।